हम लोग हिस्ट्री पे ही स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने जो आपका सिलेबस आप लोगों को मिला था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसे हम लोग हिंदी वाले मीडियम में आप लोगों को खंड 1 मिला होगा, पार्ट 1 वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हम लोग जो है आगे बढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 आपको पता है कि वो नेशनल मूवमेंट से है, या आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिश। पार्ट 2 में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपको मर्केंटाइल फेज का कॉलोनाइजेशन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको पार्ट 2 में इंडस्ट्रियल फेज का कॉलोनाइजेशन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फेज का कॉलोनाइजेशन मिलेगा। तो अब चूंकि कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, उपनिवेश की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि पहली बात तो ये कि उपनिवेश या उपनिवेशवाद, या कौन आया, इरम नहीं ज्वाइन कर भाई, इरम क्या लगता है नेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे मर्केंटाइल फेज का कॉलोनाइजेशन देखेंगे, फिर इंडस्ट्रियल फेज का देखेंगे, फाइनेंशियल फेज का देखेंगे। तो जब बात ये आती है कि मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, फाइनेंशियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद, तो ये है क्या आखिर? ये कॉलोनी या उपनिवेश या कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद या कॉलोनाइजेशन, आखिर ये है क्या? सबसे पहली बात ये आती है कि है क्या, भला क्या है। क्लास 8th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जो है, वो इसके बारे में बताती है, कहती है कि अगर किसी टेरिटरी पे या किसी लैंड पे इस तरीके से कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, किसी टेरिटरी पे किसी लैंड पे इस तरीके से कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए कि उसकी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है ना, या जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी इकोनॉमिक्स है, ठीक, उसका आराम से आप अपने फेवर में दोहन कर सके, ठीक, या उस सारे रिसोर्सेज को अपने फेवर में यूज कर सके। तो ये जो प्रोसेस है, किसी कंट्री को इस तरीके से कंट्रोल करना या किसी लैंड को इस तरीके से कंट्रोल करना और वहां पे अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी, इस तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना कि वहां की सारी वेल्थ आपके फेवर में यूज हो जाए, तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद। और चूंकि जिस कंट्री को कॉलोनाइज किया जा रहा होता है, उस कंट्री को बोलते हैं कॉलोनी या उपनिवेश। क्या ये डिफिनीशन आप सबको क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है ना? तो किसी लैंड या किसी टेरिटरी के इस तरीके से कंट्रोल करना, कंट्रोल करने, इस तरीके से कंट्रोल करना कि वहां की सारी प्रोस्पेरिटी, वहां सारा सारा वेल्थ, वहां की सारी इकोनॉमिक्स जो है आप अपने यहाँ पे अपने फेवर में यूज कर सके। तो कल कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद। ठीक, और चूंकि वो कंट्रोल हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी या कॉलोनाइज्ड कंट्री। ठीक, उपनिवेश या औपनिवेशित राज्य बोलते हैं। क्या चीज क्लियर हुई? तो अब चूंकि बात क्लियर हो गई है कि हम यहाँ पे इस चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में तो हम लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखेंगे, चैप्टर 3 में हम लोग इंडियंस का एक्शन देखेंगे, चैप्टर 2 में हम जो है ब्रिटिश एक्शन देखने जा रहे हैं कि आखिर किस किस तरीके से उन्होंने भारत में कॉलोनाइजेशन किया। तो वो मेजरली हमारे पास सिलेबस में 3 चीजें निकल के आती हैं। मर्केंटाइल फेज, मतलब 1757 से लेके और आपका 1813 तक का, फिर हम देखते हैं 1813 से लेके आपका 1858 तक का, फिर हम देखते हैं 1858 से लेके ऑनवर्ड्स। ठीक, तब चूंकि हमको ये तो क्लियर हो गया कि कॉलोनाइजेशन हो रहा है और इस तरीके से कॉलोनाइजेशन हो रहा है कि सारी की सारी वेल्थ यहाँ पे है, लेकिन मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, फाइनेंशियल फेज, इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ टेंडेंसीज अलग हैं। ठीक है, 1857 से लेके 1813 तक की टेंडेंसी अलग है, 13 से 58 तक की टेंडेंसी अलग हो जाती है, और 58 से लेके ऑनवर्ड तक की टेंडेंसी अलग हो जाती है। मतलब ब्रिटिश का वो प्रोसेस चेंज हो रहा होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो कॉलोनाइज करने जा रहे हैं इस कंट्री को, वो प्रोसेस चेंज हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस के कारण हम कॉलोनाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? और ये प्रोसेस जो है
ये आपके इंडियन हिस्टोरियंस देते हैं, जिसमें से कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, बिपिन चंद्रा वगैरह हैं, आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, लाइक आपका BL ग्रोवर हो गए। ठीक, तो आप लोगों को कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में अच्छे से पता है, हिस्टोग्राफी के बारे में अच्छे से पता है। प्रिया, आपने हिस्टोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देख डाला? मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो 3 या वीडियो 4, 5 में होगा, आपने देख लिया? चार्टर बेटा ब्रेक लगा दो, चार्टर संडे संडे भी कर सकती हो, महीने में एक भी कर सकती हो। ठीक है, आप हिस्ट्री के हिस्टोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखिए, अभी पिछड़ गया तो पिछड़ता चला जाएगा, बहुत ज्यादा पिछड़ा नहीं है। चार्टर्स कहीं नहीं भाग रहे, चार्टर्स आराम से होते चले जाएंगे। महीने में भी एक वीडियो देखोगी, 15 दिन में भी एक वीडियो देखोगी, काम चल जाएगा। हिस्ट्री का कोई वीडियो नहीं छूटना चाहिए, तेजी से उस पर काम करो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम किसी भी टॉपिक में हिस्टोग्राफी का यूज करेंगे, वो इशू बन जाएगा आपके लिए, राइट। तो आप हिस्ट्री पे फोकस करिए, पर डे एक वीडियो देखने की कोशिश करिए घर में, दिन में अगर आप फ्री हैं तो। ठीक है, या पर 2 डेज में एक वीडियो देखने की कोशिश करिए, पर 3 डेज में, जिस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सके उसको करिए, सुबह शाम में करके देखिए, पर करिए। ठीक है ना। तो मैं तुमसे कहूंगा कि चार्टर्स पे इतना टेंशन मत लो, चार्टर्स होते चलेंगे। और अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जैसे ही हम लोग, अब देखिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, मर्केंटाइल फेज का कोलोनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा 1757 से लेके 1813, तो बीच में मैं आपको 1773 यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको 1784 भी रिकॉल कराऊंगा। तो उस टाइम पीरियड में आप जाके थोड़ा सा 1784 और 1773 को डिटेल में देख लेंगे, वहां से काम चल जाएगा। और जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सिर्फ प्रिया ही नहीं, बाकी सभी बच्चे भी तुरंत जाके उस वीडियो को तुरंत देखिए। समझ रहे हैं आप बात को? बात चीजें समझ नहीं आ रही है आपको? तो अभी आप हिस्टोग्राफी पे फोकस करिए। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो फेजेस का डिवीजन हुआ है, इस डिवीजन को इंडियन हिस्टोरियंस में किया। इंडियन हिस्टोरियंस कौन कौन से? कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस है और साथ ही साथ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है। अब सीधी सी बात है, ये दोनों का ही कॉमन विलन कौन है? दोनों का ही कॉमन विलन कौन है? ब्रिटिश। तो यहाँ पे हमारे लिए हिस्टोग्राफी कंपैरेटिवली इजी हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही, कम्युनिस्ट अप्रोच हो चाहे नेशनलिस्ट अप्रोच हो, दोनों ही ब्रिटिश को टारगेट मान के चलते हैं। हालांकि कम्युनिस्ट जो है इंडियन कैपिटलिज्म को भी फेवर नहीं करता है, और हैव्स और हैव्स नॉट की बीच की जो डिफिनेशन है वो इंडियंस के बीच में भी डिफाइड करता है। तो थोड़ा सा ओपिनियन हमको अलग दिखता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ये दिक्कत हमको वर्ल्ड में तो नहीं आती, ये दिक्कत हमको एंशिएंट में और मिडिवल में आती। तो वहां इनके ओपिनियंस एकदम अलग होते हैं, और इम्पलिस्टिक ओपिनियन बीच में और आके, जिसे कहते हैं, खुड़पेच करने लगता है। ठीक है, तो आपने ये चीज का समझा कि मतलब कुल मिला के कोलोनाइजेशन एक कंट्री की वेल्थ को, एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को, एक कंपनी की, कंट्री की इकोनॉमिक्स को किसी दूसरी कंट्री के फेवर में मूव कराना, और मूव करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस जो मूव कराने का है वो बार बार चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरोप में ब्रिटिश की नीड चेंज होती है। तो नीड चेंज होती है, तो वो नीड के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया है हमारे हिस्टोरियंस ने। बात समझ आ रही है आपको? तो इसको कहते हैं कोलोनाइज्ड कंट्री। इंडिया एक कोलोनाइज्ड कंट्री है, मतलब था, और जिस कंट्री के फेवर में ये सारा का सारा कोलोनाइजेशन हो रहा था वो थी ब्रिटिश। तो इसको कहते हैं मदर कंट्री, मातृदेश। ठीक, ये चीज समझ आई? कोई बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं मदर कंट्री और कोलोनाइज्ड कंट्री के बीच में, डिफिनेशन नहीं। देखो, ए और बी के बीच में अगर रिलेशन पता है, ए के रेफरेंस में ही आपको बी का रिलेशन पता चलेगा, बी के रेफरेंस में ही आपको ए का रिलेशन पता चलेगा, है ना। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो फिर वो ए का नाम ए क्यों है, बी का नाम बी क्यों है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के हमने ये देखा कि हमारे इंडियन और कम्युनिस्ट अप्रोच और नेशनलिस्ट अप्रोच के जो भी इंडियन हिस्टोरियंस हैं, सबका सब ये मान रहे हैं कि उपनिवेशवाद हुआ या कोलोनाइजेशन हुआ। अब सीधी सी बात है, आप तो अच्छे से समझते हैं इस चीज को, क्या ब्रिटिश इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि कोलोनाइजेशन हुआ? एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। करेगा एक्सेप्ट? कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रिटिश इसके लिए अलग अलग तरीके के ओपिनियन देना चालू कर देगा। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम लोगों को देखना है यहाँ पे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ब्रिटिश तो कहे हम तो लूटने नहीं आते। भाई नेशनलिस्ट क्या कह रहा है, तुम पहले दिन से लूटने आए थे, 1600 से लूटने आए थे। देखो जेरान डोजियर ने क्या बोला था 1668 के आसपास, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में रिक्वेस्ट लेके चलेंगे। कम्युनिस्ट कह रहा नहीं नहीं नहीं, इतना भी इतना ज्यादा जल्दी ना बोलो। ग्रेट मुगल एम्पायर भी आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेट मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सिचुएशन को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। हाँ, जो धीरे धीरे वीकनेस आई उसमें ब्रिटिश कंपनी को एक मौका मिला और उसने हमारे कॉलोनाइजेशन चालू कर दिया। तो दोनों ही कॉलोनाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम को लेकर दोनों के बीच में एक इशू है।
लेकिन दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ब्रिटिश किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका ओल्ड कैम्ब्रिज हो चाहे आपका न्यू कैम्ब्रिज हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उसके लिए अलग अलग तरीके के ओपिनियन देगा। यहां तक समझ नहीं आया सभी को? ठीक। तो एक फार्निवाल नाम के एक थिंकर है, हालांकि ये यूरोपियन थिंकर है, आप इनको ब्रिटिश थिंकर या इंपीरियलिस्टिक अप्रोच का थिंकर नहीं बोल सकते हैं। ठीक। फार्निवाल क्या बोल रहे हैं? फार्निवाल बोल रहे हैं कि बेसिकली जो कॉलोनाइजेशन है या उपनिवेशवाद है वो एक इकोनॉमिक रिलेशन है। ठीक। और इस इकोनॉमिक रिलेशन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस इकोनॉमिक रिलेशन मतलब एक कंट्री ए और एक कंट्री बी, इस कंट्री ए और बी के बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशन है। ठीक। और ये इकोनॉमिक रिलेशन ऐसा है कि कंट्री ए कोलोनाइज्ड हो रही है और उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी इनकम सारा का सारा कंट्री बी में जा रहा है, और ये कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशन है। इस इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा बना रहे, कंट्री ए कंट्री बी के साथ कुछ नए रिलेशन बनाती है, या कंट्री ए कंट्री बी के साथ कुछ नई पॉलिसीज बनाती है। ठीक। क्या पॉलिसी बनाती है? कि कंट्री ए हमेशा ये चाहेगी कि ये जो इकोनॉमिक रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है, जो वेल्थ ए की वेल्थ बी में जा रही है, वो हमेशा बनी रहे, कभी रुके ना। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, या कह सकते हैं कि आर्थिक दोहन जो है या इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है, वो परमानेंट बना रहे। तो इसका एक टारगेट ये है कि हमेशा ही जाता रहे, पहली चीज। दूसरा ये कि यहाँ की जो नेटिव है, ए के नेटिव जो है, ये जो मूल निवासी है, वो कभी विरोध ना करें। ठीक। दूसरा क्या होगा, मतलब ये इकोनॉमिक रिलेशन हमेशा कैसे बना रहेगा? पहला टारगेट ये कि हमेशा बना रहे, दूसरा ये कि भाई विरोध ना हो तभी तो हमेशा बना रहेगा, और तीसरा ये कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो विरोध करना तब बंद कर देंगे जब वो हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। तो मतलब ये कि हमारे शासन को, हमारी रूलिंग को वो एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो ब्रिटिश यही चाहता है, कंट्री ए आपका इंडिया है, कंट्री बी आपका ब्रिटिश है, ए के इकोनॉमिक्स बी में जाए और ये हमेशा जाए। अल्टीमेट टारगेट ये इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत तभी बना रहेगा जब तक यहाँ के लोग विद्रोह करना नहीं बंद करेंगे और साथ ही साथ हमारे शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। जब हमारे शासन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो विद्रोह करना बंद नहीं करेंगे, विद्रोह करना बंद कर देंगे। जब विद्रोह करना बंद कर देंगे तो सीधी सी बात है कि ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अनवर्थ रक्त दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसे कहते हैं। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि इंडिया का कंपैरिजन एक ऐसी बॉडी से किया जा सकता है जिसकी बॉडी में कट लगा और लगातार ब्लड बह रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, धीरे 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 धीरे। किसी की बॉडी में कट लग जाए और धीरे धीरे ब्लड बहता चला जाए, धीरे धीरे धीरे, देखिए वो अनकॉन्शियस होता चला जाएगा, वो बेहोश होता चला जाएगा, उसको पता ही नहीं है उसका शोषण हो रहा है। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, ऐसा दादा भाई नौरोजी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, अनवरत रक्त स्राव हो रहा है, लगातार ब्लड बह रहा है। ठीक। इसे पट्टी करने की जरूरत है। ठीक। यहां तक समझ नहीं आ रहा है आपको? कोई डाउट किसी को? तो फार्निवाल कहते हैं कि अब देखिए कि फार्निवाल की डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए ब्रिटिश ने यही किया कि अपनी रूलिंग को या उनकी रूलिंग को इंडियन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करेंगे? व्हाट इज बेस्ट इज वेस्ट, व्हाट इज बेस्ट इज वेस्ट। जो कुछ भी अच्छा है सब पश्चिम अच्छा है। आपके लिए एजुकेशनल पॉलिसी लेके आए। ठीक। कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी लेके आए? मैकॉले वाली लेके आए। दूसरा, आपके लिए स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने? आपकी एजुकेशनल पॉलिसी में डिस्टर्ब नहीं किया, मर्केंटाइल फेज में आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज में डिस्टर्ब नहीं किया, उसी को अच्छा माना। ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, पहले से चले आ रही परंपरा को अपनाइए, पहले से चले आ रहे सिस्टम को अपनाइए, वही रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम होगा जो पहले से चला आ रहा था। जब आप 1873 को देखेंगे, 1873 में हमारे यहाँ जो चार्टर आता है पहला, और साथ ही साथ चार्टर्स के साथ साथ जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान आता है। मैंने आपको बताया था कि प्राच्यवादी विचारधारा या ओरिएंटलिस्ट थॉट से इंडिया को गवर्न करना होता है, क्योंकि सीधी सी बात है मर्केंटाइल फेज में अगर वो यहाँ पे नए रूल्स स्टेब्लिश करेंगे तो नए रूल्स को स्टेब्लिश करने के लिए या उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको नए ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश क्लर्क की या कह सकते हैं कि ब्रिटिश कलेक्टर की जो सैलरी थी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईली सैलरीड जॉब थी।
तो इतने में वो यहाँ पे ब्रिटेन से कलेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो यहाँ पे जमींदारों को बनाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं, इसलिए वो यहाँ पे इन जमींदारों के थ्रू जो है अपना रेवेन्यू बचाते हैं, रेवेन्यू लॉस को बचाते हैं और मर्केंटाइल फेज की नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो मर्केंटाइल फेज कह रहा है कि पैसा बर्बाद मत करो और इंडियन के सोर्सेस पे ही इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करके लंदन पे लाके बेचो, कैसे भी करके। तो देखिए एजुकेशनल पॉलिसी में स्टार्टिंग में चेंजेस नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी यूटिलिटी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है 1813 तक आते आते, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे आ जाता है, या नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप को लॉक कर देता है, नीड चेंज हो जाती है। और यूरोप में तो मार्केट यूरोप ब्रिटेन का बिक नहीं रहा, तो ऐसे में ब्रिटेन का मार्केट बिकेगा कहाँ? इस कॉलोनी में बिकेगा, इंडिया में आके बिकेगा, सॉरी, है ना, इस कॉलोनी में बिकेगा। तो इस कॉलोनी में बेचने के लिए चूंकि इंडिया की कॉलोनी के लोग इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, तो व्हाट इज बेस्ट इज वेस्ट। तुम्हारा सारा सिस्टम घटिया है, तुम तो है शरीयत की बात करते हो, तुम तो जो है वेद पुराण उपनिषदों की बात करते हो, मनुस्मृति की बात, सब घटिया, एकदम बेकार है। तो एजुकेशनल पॉलिसी यहाँ पे आपको दिखाई, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा? परमानेंट सेटलमेंट देखा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में यहाँ पर रैयत वाली सेटलमेंट और महाल वाली सेटलमेंट्स। तो ये क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है। फिर आप देखते हैं रेलवे स्टेब्लिश हो रहा है, आईसीएस आ रहा है, चार्टर्स में आप देखते हैं सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। 1773 में आपने देखा कि बंगाल के सुपरविजन में, फिर 1784 में देखा सुपरविजन फिर से है, फिर 1833 तक आते देखा गया सेंट्रलाइज्ड। जो बॉम्बे बोलेगा वही बॉम्बे और मद्रास को मानना पड़ेगा, जो बंगाल बोलेगा। तो ये सब चीजें हो रही हैं, सब क्यों हो रही? ताकि ब्रिटिश का शासन एक्सेप्ट रहे, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट कोई विरोध ना हो सके, और अगर विरोध नहीं हो पाएगा तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन या आर्थिक दोहन परमानेंट बना रहेगा। क्या चीज क्लियर हुई आपको? फॉर्निवाल का कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो कुल मिला के फॉर्निवाल बता रहे हैं कि आपका जो कॉलोनाइजेशन है या उपनिवेशवाद है, ये एक इकोनॉमिक रिलेशन है, और ऐसा इकोनॉमिक रिलेशन एक कॉलोनाइज्ड कंट्री और एक मदर कंट्री के बीच में बनता है। ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा बना रहे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के फेवर में पैसा जाए, इसके लिए तमाम तरीके की पॉलिसीज को वो इसके ऊपर इम्पोज करता है। यहां तक क्लियर? अब सीधी सी बात है, अगर फॉर्निवाल के कॉन्सेप्ट को मान लेंगे या इंडियन ओपिनियन को मान लेंगे कि आपने भाई हमारे कॉलोनाइजेशन किया, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है, या आप कह सकते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच है, या ओल्ड और न्यू दोनों ही इस जगह एकदम सेम थॉट से खड़े हुए हैं। आप इसको कैम्ब्रिज में ओल्ड कैम्ब्रिज न्यू कैम्ब्रिज मत बोलिए, आप इसको बोलिए ब्रिटिश अप्रोच या इंपीरियलिस्टिक अप्रोच या साम्राज्यवादी विचारधारा। ठीक, साम्राज्यवादी विचारधारा या इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक, तो ये क्या कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारा का सारा काम जो है वो इकोनॉमिक रिलेशन से हुआ। हम तो इंडिया में खुद ट्रेड करने आए थे, सिचुएशन चेंज होती चली गई। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ ये एक विचारधारा भी है, ओपिनियन है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे कॉलोनाइज करना एक ओपिनियन होता है, और इस ओपिनियन से हमारे किंग ने या हमारी पार्लियामेंट ने चार्टर जारी नहीं किया था। 1600 में जो कंपनी को चार्टर मिला था, ट्रेड मोनोपोली जो मिला था, उस ट्रेड मोनोपोली में लिखा था कि आप ईस्ट और एशिया में जाके फ्री ट्रेड करेंगे, हमारे यहां से कोई दूसरा आपको चैलेंज करने नहीं आएगा। तो हमने एक अच्छे विचार से भेजा था, हमने यहाँ पे इनको जो है कॉलोनाइजेशन करने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए आप कॉलोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश किंग को या ब्रिटेन को मत मानिए, उल्टा इस अगर आप मानते भी हैं तो इस कंपनी को मानिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो ये जो कॉलोनाइज करने की या कॉलोनाइजेशन करने की जो बात है, उसके पीछे एक अप्रोच बहुत जरूरी है, और ये अप्रोच जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या किंग की नहीं थी, ये अप्रोच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। अब देखिए खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग करके दिखाने लगते हैं, ये न्यू कैम्ब्रिज थॉट है। ठीक, समझ आ रहा है आपको? ठीक, दूसरा क्या है कि थर्ड ओपिनियन ये आता है कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन की बात नहीं कर सकते हैं आप, इसको ये भी नहीं बात कर सकते। और देखिए न्यू कैम्ब्रिज और आगे निकल जाता है। वो क्या कह रहा है? न्यू कैम्ब्रिज कह रहा है कि भाई देखिए सीधी सी बात है, 1600 में जब कंपनी यहाँ पे आई तो उसकी पोर्चुगीज से लड़ाई हुई, और साथ ही साथ कर्नाटक में उसके लोकल लोगों से रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, बंगाल में भी हुए। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजेशन मत मानिए। असल में क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से, इसको तीन तरीके के कई चरणों में देखा जाना चाहिए। पहला,
ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या रिलेशन है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा 1600 ही में ही बन गए थे, 1773 में उनकी नंबर्स में चेंजेस आए थे, ठीक है। 1665 में 1615 में एक दोबारा चार्टर आया था जो कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बढ़ाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से थे, ऐसा नहीं कि थे नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ है, लंदन में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कॉन्टेक्ट किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो लंदन में बैठे हुए, उनका इंडिया के टॉप मोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से है, ठीक। ईस्ट मतलब ये कि एक कंपनी के एक ऑफिसर का कंपनी के दूसरे ऑफिसर से रिलेशन, कंपनी के इंडिया के ऑफिसर का कंपनी के लोअर सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर से रिलेशन, इन लोअर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का इंडियन सबऑर्डिनेट नेटिव राजा महाराजा जो इनके जो मंत्री हुआ करते थे, जो इनके सेनापति वगैरह हुआ करते थे, उनसे रिलेशन। फिर इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स का राजा नवाबों से रिलेशन। तो आप सिर्फ अगर बोलेंगे कि भैया इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करने के लिए कंपनी ये सब कर रही थी, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप इन रिलेशंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर देती थी। कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को ऑर्डर देते थे। तो यहाँ पे भी इनका ओपिनियन भी चेंज हो रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर और कंपनी के लोअर मोस्ट ऑफिसर्स के बीच में एक रिलेशन है, या इनके बीच का जो थॉट्स है किसको, इंडिया को देखने का, वो अलग है। फिर दूसरी बात ये कि हम ये भी नहीं भूल सकते कि लोअर मोस्ट ऑफिसर्स जो हुआ करते थे वो इंडियन नेटिव ऑफिसर्स से भी गठबंधन साठगांठ करते थे, और यहाँ से पैसा कुछ ये अपने लिए कमाते थे, ये अलग तरीके से कमाते थे। इनका रिलेशन जो था वो नेटिव किंग वगैरह से हुआ करता था। तो इस तरीके से रिलेशन डेवलप होता चला है। तो आप इसको इतना स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं बता सकते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन है, आर्थिक दोहन हो रहा है और नेटिव इंडियंस रिवोल्ट ना करें, इसके लिए जो है वो इंडियंस जो है ब्रिटिश के रूल्स को अडॉप्ट करें, अडॉप्टेबिलिटी उनकी बढ़े। तो आप जितना बता रहे हैं क्लियर, उतना क्लियर में नहीं है। हम इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीसरा ओपिनियन भी निकल के आता है। तो फाइनल क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया फिर तीनों क्या है, हमको सुनने में तो तीनों ठीक लग रहे हैं, मना तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए प्राइमरी क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन जो डेवलप हुआ कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में, ये तो प्राइमरी है, ठीक। इस इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप होने में इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आइडियोलॉजी, क्या आइडियोलॉजी रही थी, उसका तो इफेक्ट रहा ही होगा, ठीक। रेसिस्ट आइडियोलॉजी भी हो सकती है। और तीसरा कि ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर से रिलेशन, कंपनी के ऑफिसर्स का नेटिव इंडियन ऑफिसर से रिलेशन, कंपनी का नेटिव किंग से रिलेशन, इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी इनकी भी रही, और हमने देखा कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, कर्नाटक थर्ड में देखा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ पानीपत में आपने देखा कि क्या हुआ, मराठे इंडियन से रिलेशन। पानीपत में हमने ये देखा मराठे और बादशाहों के बीच का रिलेशन, इंडियन और इंडियन के बीच का रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। इलाहाबाद की ट्रीटी में भी देखा हमने इंडियन और इंडियंस के बीच का डिस्प्यूट, इंडियन और इंडियंस के बीच का रिलेशन, और ब्रिटिश और इंडियंस के बीच का रिलेशन। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि ईसीआर इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो प्राइमरी है, और बाकी सब आइडियोलॉजी और ये जो रिलेशन है ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी है। क्या ये चीज क्लियर हुई आप सबको? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबको बच्चा लोग? ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी जिसको समझना बहुत जरूरी था, ठीक। तो एक चीज और निकल के आती है कि चलिए अब जो हम लोग आइडियोलॉजी की बात करें, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई, कैसी कैसी आइडियोलॉजी हो सकती। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखिए कि मर्केंटाइल फेज में आइडियोलॉजी जो है वो पीक पे कौन सी थी, ओरिएंटलिस्ट, भारत को भारतीय तौर तरीके से शासित करो, ठीक है। आप मतलब कुल मिला के क्या है, इंडियंस का स्पेशली कम्युनिस्ट का और नेशनलिस्ट दोनों का कहना कि ये आप आइडियोलॉजी और ये रिलेशन दिखा के बकवास वाली बातें मत करिए, आप कंफ्यूज कर रहे हो, कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ए और बी के बीच में, मतलब मैंने इन द सेंस मतलब इंडियन स्टूडेंट्स बताया कि ए और बी के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन स्टेब्लिश है,
एक्सप्लॉइटेशन का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशन स्टेब्लिश है। और आप एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए अपने आप के अपने रूल को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की पॉलिसीज अपना रहे हैं। तो आप देखिए कि जो मर्केंटाइल फेज है उसमें ओरिएंटलिस्ट चल रहा है, इंडिया को इंडिया के तरीके से गवर्न करो। देखिए सीधी सी बात है, आज मैं सुबह यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को पढ़ा रहा था, आप लोगों को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। 1773 में जब सारी की सारी पावर वॉरेन हेस्टिंग्स के या कॉर्नवालिस के हाथ में आती है, तो उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन ये बन के आता है कि भैया जो हमने अपने हाथों से परमानेंट सेटलमेंट क्या नाम है डुअल टाइप गवर्नमेंट जो 1773 में खत्म की जाती है, तो अब कौन सा सिस्टम आए, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करें। मर्केंटाइल फेस कह रहा है ज्यादा से ज्यादा इंडियन टैक्स को कलेक्ट करो और इंडियन टैक्स के दम पे इंडियन प्रोडक्ट्स हो, रेस्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करो और उसको यूरोप में बेच दो। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कब होगा, जब हम यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम को जानेंगे, और हमारा टैक्सेशन सिस्टम यहाँ के लोग नहीं जानते तो वो इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, इसलिए हमको यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम को जानना पड़ेगा। जब बात यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम की आएगी तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स और मेजॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम्स, ठीक। तो मेजॉरिटी को अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी में भाई सीधी सी बात है, हमको टैक्स लेना किससे है। मान लीजिए एक फैमिली है बड़ी सी, उसमें ए बी सी और डी, इसके पास पूरी फैमिली की खेती 100 बीघा है। बी कह रहा मेरे पास कुछ है नहीं, सी कह रहा मेरे पास कुछ है नहीं, डी कह रहा मेरे पास कुछ है नहीं, तो हम नहीं देंगे। हालांकि ए अपने नाम जरूर करे लेकिन इनको कुछ ना कुछ देता रहता है। तो ब्रिटिश के सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम आखिर टैक्स लें तो लें किससे, ठीक है। तो टैक्स लेने की जब बात आ रही है तो यहाँ का जो सक्सेशन है, मान लीजिए कोई क्यू था, उसके सब बच्चे थे, तो कौन किसका सक्सेसर। तो हिंदू या नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है आपका जो है हिंदू लॉस चल रहे, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, इन सबको जानना पड़ेगा। मुस्लिम्स के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कौन किसका सक्सेसर है, किसके पास किससे हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, एक्चुअली में वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि किससे हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इसके लिए वो क्या पढ़ेंगे, शरीयत पढ़ेंगे। अच्छा, रेवेन्यू कलेक्ट करने में किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो क्रिमिनल लॉ क्या होगा, तो वो शरीयत होगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो। इसलिए वो यहाँ इन सबको चीजों को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में भी उसका यूज हो रहा है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारत में शासन भारतीय तौर तरीके से हो रहा है, ताकि अपने ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम को इंप्लीमेंट ना करना पड़े, क्योंकि वो यहाँ के लोग जानते नहीं है और हमको यहाँ के लोगों को जानना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के सिस्टम को चालू कर रहे हैं, और हम यहाँ के लोगों को इसलिए इंप्लीमेंट करें क्योंकि अगर हम अपने तौर तरीके को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा पैसा यहाँ बर्बाद होगा। इसलिए बेटर है कि इनके सिस्टम को जान लो और इन्हीं के सिस्टम को लागू करो। तो ये ओरिएंटलिस्ट विचारधारा है जो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन को स्टेब्लिश कर रही है। जैसे ही 1813 आ जाएगा तो ओरिएंटलिस्ट से वो क्या हो जाएगा, वो आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच आ जाएगी। यूटिलिटेरियन अप्रोच या उपयोगितावादी, उपयोगिता जरूरत, उपयोगिता है किसकी, भारत की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है कि भैया अब भारत को एक ओपन मार्केट में कन्वर्ट करना, ये हमारी यूटिलिटी है, इसके लिए हम यहाँ पे यूटिलिटेरियन अप्रोच या लिबरलिज्म अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, जब बात चल रही है कि नॉन मुस्लिम लॉ की बात चल रही है या मुस्लिम लॉ की बात चल रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ की प्रीस्ट क्लास है कौन, मुफ्ती मौलवी काजी, और यहाँ की जो प्रीस्ट क्लास है कौन, ब्राह्मण, ठीक, या बौद्धिस्ट मॉन्ग। मॉन्ग बहुत ही माइनर लेवल पे थे बेचारे, तो उनको हम ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंशिएंट में थे, लेकिन यहाँ तक आते आते उनको बहुत ज्यादा तुगलक ने भी बहुत ज्यादा मरवाया, और क्या कहते हैं अफगानिस्तान वगैरह में भी जो है बामियान वगैरह में उनका बहुत असैसिनेशन हुआ, तो बहुत कम थे। आप कुल मिला के ब्राह्मण बोलिए, मॉन्ग बोलना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है, ठीक, कुल मिला के प्रीस्ट क्लास। तो ये ब्राह्मण जो है ये भी, इनके पास भी स्पेशल राइट है। तो इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, लिबरलिज्म या उदारवादी। उदारवादी इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, सिस्टम में चेंज करना है तो जिनको यहाँ से फायदा मिल रहा है 1813 तक, तो वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो नॉन ब्राह्मण या नॉन प्रीस्ट क्लास के लोग हो सकते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो सकते हैं, आगे जाके उनको क्लासिफाइड किया जा रहा है, या इंडिया का जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हो सकते हैं। इनको नई अपॉर्चुनिटी दो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। इनका हम यूज करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे आगे अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि इनको भी नहीं करेंगे, दोनों ही तरीके के इंडियंस के साथ जो है लिबरल हो जाएंगे। जो हमारे साथ जुड़ जाएगा उसको हम आगे जो है अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसा नहीं कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी इनको ज्यादा मिली बजाय इनके, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये जो है आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है तो ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगने लगता है कि वो बीजेपी के ऑफिसर हो गए हैं या वो समाजवादी पार्टी के ऑफिसर हो गए हैं। कल आप भी ऑफिसर बनेंगे, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे।
तो सीधी सी बात है कि जो गवर्निंग पार्टी है उसके उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे, तो उसके साथ मिलना घुलना मिलना पड़ता ही है। इसलिए जो ये जो प्रीस्ट क्लास थी वो बहुत जल्दी से उसने अडॉप्टेबिलिटी दिखाई और वो तुरंत घुल मिल गई। तो लिबरलिज्म इसको बोलते हैं। तो ये विचारधाराओं की चीजें आपको समझ में आई। तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक रिलेशन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, और टाइम टू टाइम चेंज होने के साथ साथ आइडियोलॉजी चेंज होती है। लाइक जैसे अगर आप मोटे तौर पे बात करें तो 1860 में जब आईपीसीआई इंडियन पीनल कोड आया तो सेक्शन 370 था, 77, तो एलजीबीटी के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज आर्थिक समुदाय या इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हो चुके हैं। आप देखिए ट्रांसजेंडर के लिए अभी आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी का जो एक आया है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन आया है, आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन से भी जो आपके भाई बहन ना पढ़ पाए वो पढ़ सकते हैं उसमें। तो उसमें ट्रांसजेंडर के लिए जो है फीस का 50% का जो है कंपनसेशन दिया गया। तो ट्रांसजेंडर भी आगे बढ़ रहे हैं, एलजीबीटी भी आगे बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक रिलेशन सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते चले जाते हैं, या इकोनॉमिक रिलेशन के कारण सोसाइटी के रूल्स चेंज होते हैं, ये कहना ज़्यादा सही होगा। यहाँ तक सबको समझ आए। तो कुल मिला के जो है कि कोलोनाइजेशन जो है वो भारत में ब्रिटिश नीतियों को एक दिशा देता है, इकोनॉमिक रिलेशन के कारण दिशा देता है, और ये दिशा पॉलिटिकल अप्रोच में भी दिखाई देगी, ये दिशा आपको जो है सोशल और कल्चरल अप्रोच में भी आपको दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को कोलोनाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन से जुड़ी हुई जो है थॉट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि ये ब्रिटिश ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी, गुटबंदी, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल अलायंसेस, ये इस तरीके के वर्ड्स यूज करे हैं ब्रिटिश ने। ठीक है, कह रहे वो असल में कुछ नहीं, गुटबंदी थी, सबने मिलकर लूटना चाहा था, बाद में सब कमजोर होते चले गए तो कंपनी के ऑफिसर्स ने इनको जो है अपनी पपेट बना लिया। इससे आप ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंट्री को, या ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या ब्रिटिश किंग को दूर रखिए। हमने कुछ नहीं किया, सब इन्हीं लोगों ने मिलकर किया। ठीक, क्लियर है चीज, आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको अच्छे से पता चल गया कि एक चीज और है कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, एंड इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूंजीवाद, या आपका कोलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद, इसके बीच में क्या संबंध है, अंतर संबंध क्या है? देखिए सीधी सी बात है कि जब ब्रिटिश या यूरोपियन इंडिया आए और एक नई टेंडेंसी स्टेब्लिश हुई, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट की ईस्ट से जो बिजनेस चालू हुआ वो क्या था कि ईस्ट का प्रोडक्ट परचेज करो, वेस्ट में भेजो, और फिर वेस्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मुनाफा कमाओ। ये क्या था? ट्रेड रिवॉल्यूशन, वाणिज्यवाद, या कह सकते हैं व्यापारवाद। यहां से प्रोडक्ट खरीदा, यहां जाके बेचा। तो ये क्या है कि जो इस टाइम पीरियड का जो कैपिटलिस्ट खड़ा होगा, जो पूंजीपति खड़ा होगा, जो पैसे वाला खड़ा होगा, वो कैसा पूंजीपति होगा? वो इंडियन प्रोडक्ट्स को या एशियन प्रोडक्ट्स को परचेज करके वहां बेचने वाला खड़ा होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है कि ऐसा आपको कैपिटलिस्ट कौन दिखाई देता है? ऐसी कैपिटलिस्ट आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देती है, इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें तो। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीड थी कि यहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदो और बेचो, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बी के रिसोर्सेज को या भारत के रिसोर्सेज को वहां पहुंचाने के लिए क्या करेगी? यहाँ पे मर्केंटाइल फेस का कोलोनाइजेशन स्टार्ट करेगी। इसके लिए वो अपनी पॉलिसी लेके आएगी, परमानेंट सेटलमेंट लेके आएगी, और आपका एंग्लो मराठा वॉर करेगी, एंग्लो अफगान वॉर करेगी, एंग्लो अफगान वॉर ज़्यादा हो गया, एंग्लो मराठा वॉर करेगी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर करेगी, ताकि इसको कंट्रोल कर सके। मैंने आपको क्या बताया? एक इकोनॉमिक रिलेशन है ए और बी के बीच में, क्या कि पहले कंट्रोलिंग हो सके, तो कंट्रोलिंग के लिए क्या कर रही? वॉर कर रही। फिर इस कंट्रोलिंग होते ही यहाँ से सोर्सेस यहाँ जाने लगेंगे, तो कैसे हो जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू हो जाएगा। ठीक, तो वॉर भी कर रही है, तमाम चीजें कर रही है। तो ये क्या है? मर्केंटाइल फेज जो है वो कैपिटलिज्म का मर्केंटाइल फेज, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, इसीलिए यहाँ पे मर्केंटाइल फेज का कोलोनाइजेशन चालू हो जाता है। तो ये कैपिटलिज्म और कोलोनाइजेशन या पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का एक अंतर संबंध है। ठीक, जैसे कि इसको इस तरीके से समझिए कि जियो या अंबानी, ठीक है, उनकी जो नीड होगी उस नीड के हिसाब से भारत में कभी कभी ट्राई की पॉलिसी चेंज होती चली जाती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, आपको अक्सर दिखाई देता होगा, उसको फायदा जियो को जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। हालांकि बाकी सारी कंपनीज को भी है, लेकिन जियो के पास ज़्यादा यूजर्स है, ज़्यादा नेटवर्क है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हम और आप एक दूसरे से जियो के थ्रू ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फेवर में ज़्यादा ब्रिटिश के ज़्यादा जियो के ज़्यादा होते दिखाई देती है। तो वही चीज़ है कि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद या कैपिटलिज्म या कॉलोनाइजेशन के बीच में रिलेशन यही है कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म की नीड चेंज होती चली जाती है, उसी अकॉर्डिंगली कॉलोनाइजेशन चेंज होता चला जाता है। ठीक, तो पहले तो आपने कॉलोनाइजेशन समझा, फिर आपने उसी समय कॉलोनाइजेशन के साथ ये समझ लिया कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म चेंज हो रहा है, कभी वो मर्केंटाइल फेज का कैपिटलिज्म है तो हमारे यहाँ मर्केंटाइल फेज का कॉलोनाइजेशन है। जब वो इंडस्ट्रियल फेज का कैपिटलिज्म है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फेज के में क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनने लगेगा। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूरोप की मार्केट लॉन्ग हो चुकी है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ का जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है प्रेशर बनाएंगे, भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली खत्म करो 1813 में, हमको भी भेजो। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए ताकि हमारे लिए फेवरेबल माहौल हो। तो ये फेवरेबल माहौल कौन बनाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी 1833 तक आते आते। ये सब चार्टर्स में आप लोग धीरे आगे जाके देखेंगे। तो कुल मिला के कैपिटलिज्म या जो पूंजीपति जो ब्रिटेन के थे, उनकी जरूरत चेंज हुई, तो यहाँ पे भारत में अलग तरीके का कॉलोनाइजेशन चालू हुआ। इंडियन प्रोडक्ट्स खत्म करो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स को डंप करो, तो क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल फेज का कैपिटलिज्म चालू हुआ। तो उसी के रेफरेंस में इंडिया में इंडस्ट्रियल फेज का कॉलोनाइजेशन चालू हो गया। यहां तक सबको समझ में आया? तो ये आपका 1858 तक चला, ठीक है। फिर 1858 के बाद क्या होता है कि पैसा ज्यादा आने लगा, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक होल्डर, स्टॉक चीजें और ज्यादा डेवलप होती है। हालांकि ये तो डे वन से है जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, लेकिन अब कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होता चला जा रहा है। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिज्म आपका बढ़ेगा। आप देख लिया आजकल आईपीओ जारी होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसे कहते हैं आईपीओ। लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि यार ये सस्ता सस्ता शेयर अभी लगा दो, बाद में धीरे धीरे जब इसके महंगा होता चलाएगा तो उनको प्रॉफिट गेन होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से पैसा अट्रैक्ट करने का कैपिटलिज्म चालू हुआ। तो इंडिया में भी क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल 1858 के बाद जो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी खड़े हो रहे हैं। तो इंडियंस का पैसा भी हमारे जो है बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करो, तो फाइनेंशियल फेज यहाँ पे कैपिटलिज्म का चालू होता है। तो इंडिया में फाइनेंशियल फेज का कॉलोनाइजेशन चालू हो जाता है, जो कि 1858 एंड ऑनवर्ड्स होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि जो आपका कैपिटलिज्म है और जो आपका कॉलोनाइजेशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, कॉलोनाइजेशन आपको समझ में आ चुका होगा, कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस समझ में आ चुके होंगे, उनके बीच के रिलेशन समझ में आ चुके होंगे, और उनको लेके जो है जो डिबेट है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? ठीक, एक सेकेंड होल्ड करिए, मैं आपको कुछ आगे का क्लास दूसरी चीज से लेता हूँ। एसएलएम 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 कहाँ गया एसएलएम? एसएलएम दिख रहा है आपको? ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 1 तक का ये होना चाहिए, ब्लॉक थर्ड सेमेस्टर होना चाहिए। खुलो भाई। ओ ओ ओ ओ ओ गलत गलत, यहाँ नो 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 नो, देखते क्या है। इसमें ही होना चाहिए यार। ये होना चाहिए।
ठीक, हिंदी का है, थोड़ा सा मैं इसको जूम, तो अब जो है हम लोग जो है फर्स्ट फेज ऑफ कोलोनाइजेशन में एंटर करने जा रहे हैं, और इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी तो वो यहाँ पे आपको बताया गया। ये देखिए, तो ये आपका क्या है, वाणिज्यिक चरण मतलब मर्केंटाइल फेज का कोलोनाइजेशन है। और इस मर्केंटाइल फेज के कोलोनाइजेशन को हम लोग 1757 से लेके 1813 तक देखेंगे। और इसमें क्या है, अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह, मतलब वही कि मैक्सिमम आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। मतलब उस पैसे को भारत के, मतलब बंगाल से आपने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया परमानेंट सेटलमेंट से, उस पैसे से आपने क्या किया कि भारत के रेस्ट ऑफ टेरिटरी से आपने उसमें पैसा लगाया और वहां से प्रोडक्ट को परचेज किया और फिर उसको जाके यूरोप में बेचा और मुनाफा कमाया। ये मर्केंटाइल फेज है। तो मर्केंटाइल फेज में हम लोगों ने क्या देखा कि कोलोनाइजेशन जो है वो, मर्केंटाइल फेज का कोलोनाइजेशन कैसा है कि इंडिया के एक टेरिटरी पे कब्जा किया, यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया, राजस्व संग्रह किया, और उसके बाद उस पैसे को भारत में ही निवेश, भारत में ही निवेश नहीं, भारत के व्यापार में, भारतीय व्यापार में निवेश का मतलब यह कि इंडियन ट्रेड में निवेश किया। मतलब इंडिया से प्रोडक्ट को परचेज किया और उसको जाके इंपोर्ट कर दिया कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक, और फिर ब्रिटेन से उसको पूरे यूरोप में जाके बेचा। तो इसको मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या होगा, कुछ पॉलिसीज आएंगी। तो उसके लिए पॉलिसी क्या आएगी, सबसे पहले पॉलिटिकल पॉलिसी आएगी। पॉलिटिकल पॉलिसी क्या हो जाएगी कि क्या, सबसे पहले बंगाल में कंट्रोल या इंडियन टेरिटरी पे कंट्रोल स्टेब्लिश करना, यही मैंने आपको बताया था। ये देखिए इस जगह सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फार्निवाल के कॉन्सेप्ट में बताया कि कैसे भी करके वहां पे लोगों को जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना है, लोग रिवोल्ट ना कर सकें, इसके लिए आपने रूलिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए आप कुछ थॉट्स भी देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ टेरिटरी जीतेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा घेरे की नीति, अर्थात इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फेंस। ठीक, मतलब कुल मिला के इंडियन स्टेट्स को चारों तरफ से कब्जा कर लो और जरूरत पड़ने पे उसको अपनी कॉलोनी बना लो। जैसे आपका कुल मिला के यहाँ बात चली सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। जब आप सहायक संधि को इंप्लीमेंट करेंगे, घेरे की नीति लागू करेंगे, तो सहायक संधि, अभी आपको मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होता है सहायक संधि। कुल मिला के एक स्टेट है, एक कोई इंडियन स्टेट है ए, उससे आपने सहायक संधि कर ली कि भैया हम तुमको जरूरत पड़ने पर सेना देंगे। मैंने आपको क्लाइव के बारे में भी बताया था, वहां भी आपने देखा था, आपने ड्यूप्ले पढ़ते समय भी देखा था, कर्नाटक वगैरह को। हम आपको सेना देंगे ताकि बी आपके ऊपर अटैक ना करे, इसके बदले में आप हमको ए का एक फर्टाइल लैंड देंगे। यही चीज उन्होंने बी से भी बोली कि हम आपके ऊपर जो है सुरक्षा करेंगे, अपनी सेना देंगे और आप हमको ये LID दे दी ताकि ए आपके ऊपर कंट्रोल ना करे। ठीक, और यही काम जो है इन्होंने डी से कर दिया, और यही काम मान लीजिए इन्होंने ई से कर दिया, ऐसे। और जरूरत पड़ने पे इन सबको ऐसे एक अपनी टेरिटरी बना लिया। अब क्या हो गया, ये जरूरत पड़ने में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, ए और बी, डी और ई नहीं दे सकते। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, सभी को घेर रहे हैं। दिख रहा है आपको, रिंग ऑफ फेंस बनता चला रहा है, घेरे की नीति। क्लियर हुआ ये आपको? जब घेर लेंगे तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेंगे, और जब ये कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेंगे तो फिर क्या होगा, अल्टीमेट टारगेट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज सबको? सभी कोई बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये, अब घेरने के बाद जब इसमें कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने के बाद यहाँ पे कुछ सिस्टम चेंज करेंगे। तो कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना, वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीस्ट क्लास को, वही प्रशासनिक ढांचा कौन था भाई, मुगल हो चाहे टर्किस हो। उस टाइम पीरियड में हिंदुओं के सक्सेशन को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन हुआ करते थे, ब्राह्मण्स, और मुस्लिम्स के लिए कौन हुआ करते थे, मुफ्ती मौलवी काजी। तो चेंजेस कैसे किया कि ब्राह्मण्स पहले किसको अपनी रिपोर्ट पहुंचाते थे, बादशाह को या सुल्तान को। मुफ्ती मौलवी काजी किसको पहुंचाते थे, ये पहुंचाते किसको थे, बादशाह या सुल्तान को। अब इसी नाम पे ब्राह्मण्स को लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, देखा बादशाहों के भी जो है आप लोग जो है पीछे पीछे घूमते। नहीं यार, सीधी सी बात है, ऑफिसर जो होता है वो हमेशा, ब्यूरोक्रेट जो होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को जो है अपनी रिपोर्ट करेगा करेगा। आप यहाँ पे उसको कास्ट मत देखो, आप यहाँ पे देखो कि वो एक ऑफिसर था
जो कि सक्सेशन वगैरह की चीजों को डिसाइड करता था, सीधी सी बात है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके फेवर में चलेगा। आप उसको इस तरीके से कास्ट के तरीके से देखेंगे, पूरी पूरी कास्ट को गाली देंगे, तो फिर ये आपका एक कह सकते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट है जो कास्टिज्म वाला माइंडसेट है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ठीक, सिमिलरली जो है आप प्रीस्ट क्लास की बात करते हैं कि मुफ्ती मौलवी काजी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप उनकी कास्ट मत देखिए कि वो हायर क्लास के हैं, क्योंकि इस्लाम में भी तमाम तरीके की कास्ट होती है, तो ये मत देखिए कि वो हायर क्लास के हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। राइट, अब यहाँ पे वर्तमान सिनेरियो में ब्राह्मण्स की जगह और मुफ्ती मौलवी काजी की जगह IAS ने ले लिए, बात बस ये इतनी समझिए आप चीज। ठीक, या आप कह सकते हैं कि DM SDM कलेक्टर का काम तो वही ना, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, तो आपका लेखपाल कह सकते हैं, कानूनगो कह सकते हैं, उन लोगों ने जगह ले ली। राइट, तो अब सीधी सी बात है कि ये सिस्टम चेंज किया गया। पहले ये बादशाहों को अपनी रिपोर्ट देते थे, अब किसको देंगे? ब्रिटिश ICS ऑफिसर कलेक्टर को देंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि कुछ परिवर्तनों के साथ, कुछ परिवर्तन क्या है? बादशाह की जगह या बादशाहों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर की जगह या दीवान की जगह यहाँ पे ब्रिटिश ICS बैठ जा रहा है। तो कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना, ये भी इन्होंने किया। जरूरत थी, क्योंकि अगर ये अपना पूरा परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे चेंजेस यहाँ ला देंगे तो उनको इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, उनके रेवेन्यू को इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। वो यहाँ करना नहीं चाहते, क्योंकि भैया मर्केंटाइल फेस है, क्योंकि ज्यादा बड़े हिस्से को भारत के निवेश में, भारत के व्यापार में निवेश करना है। क्या ये चीज क्लियर हो रही सभी बच्चों को? ठीक, अब सीधी सी बात है, जब परमानेंट सेटलमेंट आता है, ठीक है, तो प्रशासनिक ढांचा, ये परमानेंट सेटलमेंट भी आता है, इसमें परमानेंट सेटलमेंट भी लेके आएंगे, जमींदार वगैरह। देखिए, सक्सेशन को लेके डिसीजन कौन देगा? सक्सेशन को लेके डिसीजन ब्राह्मण और मुफ्ती मौलवी काजी देंगे। उसके बाद सक्सेशन जब डिसाइड हो जाएगा तो सक्सेशन से रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? तो सक्सेशन से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड। परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू लैंडलॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। राइट, तो कलेक्टिंग ऑफिसर चेंज कर दिया, पहले यही लोग कर देते थे। समझ आ रहा है? तो सीधी सी बात है कि परमानेंट सेटलमेंट जब होता है, एक फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट अगर किसी पर्सन को देना है, तो सीधी सी बात है फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे देना है। तो और साथ ही साथ परमानेंट सेटलमेंट ऐसे समझ लीजिए कि ये खूब सारे किसान हैं और ये लैंडलॉर्ड ए है, सबको 10 तारीख को जो है इसको रेवेन्यू देना है। इनकी फैमिली का नेचर अलग है, इनकी फैमिली का स्ट्रक्चर अलग है, इनकी यहाँ भीड़ अलग है, इनकी यहाँ बीमारी है, इनके यहाँ कुछ और है, इनके यहाँ कुछ और है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, सबके अपने अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इनकम सबकी मान लीजिए 10 रुपए है, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं, और उसको लगान 11 रुपए की ही देनी है। तो सीधी सी बात है, वो क्या करेगा? वो अपने जानवरों से होने वाली आय, काउ डंग को बेच के जो आय होती है, या आपके काउ डंग केक मतलब कंडे को बेच के जो आय होती है, या आपका दूध बेच के जो आय होती है, या हैंडीक्राफ्ट जो बेच के जो आय होती है, वो सब का सब यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने में चला जाएगा, इस रेवेन्यू को चुकाने में चला जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो इनकी खत्म होती चली जाएगी। ऐसा ये एक सीजन कर लेंगे, 2024 में कर लेंगे, मान लीजिए 2025 कर लेंगे, 26 कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि अब ये इनकम भी खत्म हो गई जो पहले से जोड़ के रखी थी, अब ये इनकम पैरेलल दे रही है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होता चला जाएगा, नीड्स भी चेंज होती चली जाएंगी, पॉपुलेशन भी चेंज होती चली जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और धन की निकासी, हैंडीक्राफ्ट एकदम तबाह होता चला जाएगा। ठीक, और ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से चालू। आप देख रहे हैं पैसा तो जा ही रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर पैसा जा रहा है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो हो ही रहा है। तो मर्केंटाइल फेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ अलग है, इंडस्ट्रियल फेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ अलग है, और फाइनेंशियल फेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ अलग है। हम लोग चूंकि दादा भाई नेहरूजी को कांग्रेस के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत आगे हुआ था। ना ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन तीनों फेसेस में चलता रहा। समझ नहीं आ रहा आप सबको? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक, भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं। वही चीज देखिए कि ब्राह्मण टैक्स वसूलेगा, मुफ्ती मौलवी काजी वसूलेगा, वही प्रीस्ट क्लास है, वही टैक्स इन द सेंस वही सक्सेशन डिसाइड करेगा, हम उसमें ज्यादा नहीं। पनिशमेंट किसको मिलना है, किसको पनिशमेंट नहीं मिलना है, ये ब्राह्मण बताएंगे या जो मुफ्ती मौलवी काजी बताएंगे। प्रचलित सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं, क्योंकि इनकी नीड है। क्या? क्योंकि इसमें चेंज करोगे, अपना सामाजिक ढांचा लाओगे, अपना सोशल स्ट्रक्चर लाओगे, तो अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है चीज? सभी को समझ में आ रहा है? प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म, वही आपको अच्छे से पता है कि सांस्कृतिक नीति क्या है, कल्चरल पॉलिसी क्या है। कल्चरल पॉलिसी ये है कि यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट अप्रोच से लोगों को गवर्न करना।
अरे यार आपका काम शासन करना प्रशासन करना नहीं है, इस लोग से उस लोग की बात करते, क्या बात करते हो, बात मोक्ष की होगी, बात स्वर्ग की होगी, बात कयामत की होगी, कहाँ फालतू चीजों में लगेगी। तो ये जो है कल्चरल चीजों में बहुत चेंजेस नहीं। ठीक है, हाँ तुम ही लोग अच्छे हो, जो पहले से चला रहा है वही सिस्टम अच्छा, क्यों उसी में इन्वॉल्व हो ताकि हम लूट सकें। समझ नहीं आया आपको ये चीज? तो ये हमको अब जो है इस पहले के स्ट्रक्चर में पढ़ना है। ठीक, क्लियर है चीज? पार्ट 2 के सेक्शन ए में अब हमको ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिकल पॉलिसी, सॉरी पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी में हम लोग रॉबर्ट क्लाइव को देखेंगे, वेल्स को देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर देखेंगे, कर्टियर को देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स को देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे, ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को देखेंगे, जॉन शोर को देखेंगे, वेलेस्ली को देखेंगे, ठीक। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, जबरदस्त मजा आने वाला, सब्सिडरी अलायंस, गजब का पॉलिटिकल सिनेरियो, तो बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। फिर उसके बाद हम जब इकोनॉमिक पॉलिसी में पहुंचेंगे तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग जो है देखेंगे आपको किसको, परमानेंट सेटलमेंट को देखेंगे, उसमें भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को पढ़ने में, बहुत मजा आता है, मैं बड़े मजे से पढ़ाता भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे और कल से हम लोग जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर कर जाएंगे। ठीक।